प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग 6 की पुस्तक का सिविक्स का अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका इसको देखेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने विविधता पर नज़र डाली। विविधता के साथ साथ यह भी देखा कि विविधता लोगों के काम धंधे पर कैसे असर डालता है। वहाँ भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे होते हैं, भिन्न भिन्न तरह की फसलें उगाई जाती है। आज हम लोग देखेंगे कि गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। यह भी देखेंगे कि लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। भिन्न भिन्न लोगों के जीवन की परिस्थितियां भी अलग अलग है या कुछ मिलती जुलती भी है, और वे किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। आपने खेती करते हुए लोगों को देखा होगा। खेती के अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के मजदूरों को भी देखा होगा। आज हम लोग देखते हैं, एक गांव है कलपट्टू गांव। कलपट्टू गांव में तमिलनाडु में तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है, उसका नाम है कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरीके के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो टोकरी, बर्तन, घड़ा, ईंट, बैलगाड़ी ये सब बनाते हैं। कुछ लोग अन्य काम भी करते हैं, जैसे नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं, लोहार हैं। इस रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। अब देखिए, कुछ लोग दुकानदार एवं व्यापारी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, बाजार की तरह, और वहां तरह की दुकानें आपको दिखेगी, जैसे चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान, बीज की दुकान, खाद की दुकान। 4 दुकानें चाय की है, जहां टिफिन मिलता है। तमिलनाडु में टिफिन कहा जाता है उसको, जहां खाने पीने की चीज थोड़ी बहुत मात्रा में मिला करती है, और वहां आपको खाने पीने के लिए इडली, डोसा, उपमा उस क्षेत्र में अधिक खाए जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। शाम के नाश्ते के लिए बड़ा बोंडा और मैसूर पाक वो कहते हैं, ये सब स्थानीय भाषा में वहाँ नाम दिया गया है। तो ये सब मिलता है। चाय के दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में लोहे से बनी चीजों का काम होता है। बगल में साइकिल मरम्मत की दुकान है। साइकिल वहाँ किराए पर भी मिलती है। और गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं जो कलपट्टू के खेतों के काम करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उनकी आजीविका के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। हम लोग कलमट्टू गांव के बारे में देखें। अब वहाँ की एक पात्र है तुलसी। तुलसी के बारे में जानते हैं कि वहाँ उसका जीवन कैसा चल रहा है। रामलिंगम की जमीन पर तुलसी काम करती है। रामलिंगम को कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं, और ये तुलसी शादी से पहले भी खेतों में मजदूरी किया करती थी। खेतों में मजदूरी सुबह
8 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक लोग मजदूरी करते हैं। और बताया गया है कि रामलिंगम, जिसका कि खेत है, उसकी पत्नी है करुथम्मा, वो निगरानी रखती है, देखभाल करती है अपने खेत की, मजदूरों की। तुलसी बताती है कि साल भर में बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जबकि उसे नियमित मजदूरी मिलती है। नियमित मजदूरी का अर्थ है कि सालों भर सब दिन उसको मजदूरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? खेत में काम करती है, जब धान रोपती है तो उस समय, उसके बाद जब नहीं रोपाई काम होता है तो फिर वो बिना काम के हो जाती है। धान की फसल जब बढ़ जाती है तो वहाँ फिर उसकी निराई होती है, वहाँ घास को जो है चुन के फेंका जाता है। उसके बाद फसल जब बढ़ जाती है तो उसकी कटाई होती है। तो इस सब चीज़ों के लिए तुलसी जैसे मजदूरों को वहाँ बुलाया जाता है और खेती के लिए काम लिया जाता है। तुलसी बोलती है जब वह कम उम्र की थी तो बहुत आसानी से खेती हो जाता था, लेकिन अब ज्यों ज्यों उम्र बड़ी हो रही है, ज़्यादा बुढ़ापा आ रहा है, तो झुकने में परेशानी होती है। और आपने देखा होगा कि जब बुआई होता है तो लोगों का घुटना भर जो है कीचड़ में चला जाता है, पानी में जाना पड़ता है और झुक के जो है बुआई करना पड़ता है। तो उसके बाद अब परेशानी होने लगी है। और एक दिन में रामलिंगम उसको मजदूरी देता कितना? 40 रुपया, मात्र 40 रुपया। गांव के अन्य मजदूरों से कम है, लेकिन इसको ये लगता है कि रामलिंगम को जब भी ज़रूरत पड़ता है तो इसी को वो बुलाते हैं, तो इसीलिए ये भी आ जाती है कि काम तो कम से कम मिल जाता है। उसके बाद नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह से सस्ता मजदूर लाते हैं। अच्छा, तुलसी बताती है कि इनका पति का नाम है रमन और वो अभी मजदूर है। उनके पास कोई जमीन नहीं है और रमन क्या करता है, तो खेतों में कीड़ों की दवाई की छिड़काव करता है। और जब खेतों में काम नहीं मिलता है, सब दिन तो काम मिलता नहीं खेत वाले को, तो पास की खान से पत्थर या नदी से बालू धोने का काम करता है, मजदूर करता है। और ये पत्थर और बालू वहाँ से पास के शहर में ले जाया जाता है, वहाँ वो लोग घर बनाते हैं और ये मजदूरी करती है। इसके बाद देखिए, खेतों में काम करती है, इसके अलावा घर जाती है, घर का भी सारा काम करना पड़ता है तुलसी को। घर का सारा काम करती है, जैसे कि ऑलरेडी करती है। खाना बनाती है, कपड़े धोती है, साफ सफाई करती है और दूसरे औरतों के साथ जंगल से जाकर लकड़ियां लाती है। पानी भी घर में नहीं है, पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर बोरवेल तक जाना पड़ता है, वहां से पानी लाती है। और इनका पति साग सब्जी खरीदने में इनकी मदद करते हैं। आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि धान की रोपाई जो है वो किस माह में होती है, आप इसका जवाब दीजिए। और धान की कटाई किस माह में होती है, इसका जवाब आप दीजिए। तुलसी कहती है इसकी 2 बेटियां हैं और दोनों स्कूल जाती है। पिछले साल जब एक बेटी बीमार पड़ गई तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, और अस्पताल ले जाने के लिए रामलिंगम से इन्हें पैसा उधार लेना पड़ा। और जब पैसा, ये गरीब आदमी है, पैसा उधार लेगा तो फिर चुकाएगा कैसे? चुकाने के लिए उनको अपनी गाय बेचनी पड़ी। तो देखिए गरीब आदमी को कितना दिक्कत होता है। तुलसी की कहानी में आपने पढ़ा कि जलावन की लकड़ियां के लिए, पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। गांव में महिलाओं को जानवर चराते हुए भी आपने देखा होगा। जानवर चराने में ये सब चीज़ों में जो है ना, बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है। हमारे देश में स्थिति यह है कि ग्रामीण परिवारों में 40% खेतिहर मजदूर हैं। 40% का अर्थ है यदि 100 आदमी है उसमें 40 व्यक्ति खेतिहर मजदूरी का काम करते हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पर सबों के पास नहीं। कई जो है तुलसी की तरह भूमिहीन है। भूमिहीन किसे कहा जाता है? जिसे कि रहने के लिए अपना निजी जमीन नहीं है, किसी तरह वो
रहते हैं। जब पूरे साल काम नहीं मिल पाता है तो क्या करता है, मजबूरन काम की खोज में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि काम की तलाश में लोग पलायन कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ लोग दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र या चेन्नई, कहीं भी जो है कलकत्ता चले जाते हैं काम की तलाश में, उन्हें अपने गांव में काम नहीं मिलता है। अब इसमें दूसरा पात्र है शेखर का। शेखर के बारे में बताया गया है कि शेखर भी अपने या धान अपने घर लेकर जाना है शेखर को, और उसके फसलों की कटाई अभी पूरी हुई है। उसके पास 2 एकड़ जमीन है। अपना खेत का सारा काम वो खुद ही कर लेते हैं, मजदूरी नहीं रखते हैं। कई बार कटाई के समय दूसरे किसानों की मदद ले लेते हैं, और बदले में जब उनके खेतों में काम होता है तो ये जाके उनको सहायता कर देते हैं। और व्यापारी उधार पर बीज और खाद दे देते हैं। जब खेतों में बीज और खाद की जरूरत पड़ती है तो उधारी ले लेते हैं। अगर बाजार में उसे ज़्यादा अगर बेचें तो ज़्यादा पैसा मिल जाएंगे, लेकिन उधार चुकाना है, इसलिए धान भी उन्हीं दुकानदार को बेचना पड़ता है। और इसके लिए दुकानदार एजेंट भी भेज के तैयार रहता है कि चलो अब अपना अपना वसूली दो। अच्छा, मुझे अपने खेत से 7 बोरी धान मिला। शेखर का कहना है कि इसको खेत से 60 बोरी धान हुआ है। उससे कुछ से आधा से उधार जो है उसको चुका देगा और बाकी घर में ले जाएगा। लेकिन जितना घर में ले जाएगा उससे क्या सालों भर की इनकी पेट भरेगा? उतना भोजन से नहीं भरेगा। तो सिर्फ 8 महीना ही चलेगा किसी तरह, फिर 4 महीना के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि अब खाएंगे क्या। रामलिंग और गांव के बारे में दिया है, रामलिंगम की चावल की मिल में शेष दिनों में कभी कभी ये काम भी कर लेता है। पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता है। और उनके रामलिंगम के पास एक शंकर गाय भी है। हमारे पास एक शंकर गाय भी है। एक इसके पास, शेखर के पास शंकर गाय है, और उसका दूध सहकारी समिति को यह बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चे के लिए इन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अब आप बताइए कि शेखर का परिवार क्या काम करता है, और आप ये बताइए कि शेखर अपने खेतों में मजदूर नहीं रखता है, इससे उसे क्या फायदा मिलता है। और यह सोचिए, इसका जवाब दीजिए कि शेखर जिससे उधार लिया था और वो धान लेने आ गया कम कीमत पर, अगर ये बदले में उस समय धान देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? थोड़ा सोचिए, इसके बारे में थोड़ा लिखिए। क्यों मजबूर हो जाता है गांव का किसान कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए? फिर देखिए, कर्ज लेने पर क्या होता है। अपने पराग जब कर्ज लेता है तो किसके लिए कर्ज लेता है? खाने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, तो खेत में जो बीज लगेगा उसके लिए, खाद के लिए, कीटनाशक खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं। और अगर कर्ज नहीं लेंगे, अच्छी किस्म का बीज नहीं लेंगे, तो फिर कीड़ा लग जाएगा, तो फिर फसल ही बर्बाद हो जाएगा, तो सब व्यर्थ हो जाएगा, साल भर की परेशानी होगी, परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो किसान अपना उधार नहीं चुका पाने के कारण क्या होता है, बहुत परेशानी भी होता है। कभी कभी कर्ज बढ़ जाता है, कभी कभी जो है ना कर्ज इतना बढ़ जाता है, नहीं चुका पाता है किसान ज़्यादा कर्ज, क्योंकि सूद भी चलता है। मतलब 100 रुपया यदि देगा तो 105 रुपया आपसे लेगा, ऐसा भी होता है। तो और कभी कभी क्या होता है, किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या भी कर लेता है। आपने ये भी सुना होगा, अपनी हत्या खुद कर लेता है और सोचता है कि मेरे पर बहुत कर्ज हो गया, कैसे चुकाएंगे। लेकिन ये आत्महत्या सबसे बुरी बात है। आत्महत्या तो वो कर लेता है, लेकिन उसके परिवार का क्या होगा ये वो खुद नहीं सोच पाता है, और उसका परिवार और अधिक मुसीबत में पड़ता है। इसीलिए अगर कभी समस्या आ जाए तो उसका सामना करना चाहिए। कर्ज हो गया तो और कर्ज बढ़ेगा, अधिक से अधिक ही होगा। लेकिन यदि कोई अपनी आत्महत्या करके जान ही खत्म कर लेता है, तब उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुसीबत आवे, चाहे वो परीक्षा में फेल करे या कोई कर्ज बहुत हो जाए, लेकिन आत्महत्या जैसी बातें आदमी को कभी सोचनी ही नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं, रामलिंगम और करुथम्मा।
रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है। ये बड़े किसान है, बड़े किसान के पास धन अधिक है। धन अधिक है तो इसके पास, जिसके पास धन अधिक रहता है वो दूसरा काम भी कर लेता है। तो रामलिंगन के पास एक चावल की मिल है, उससे क्या करता है, वो बीज और कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान खोल दिया है। वो बीज बेचता है, कीटनाशक सामान बेचता है, और इससे जो है उसको दो तरह का मुनाफा हो जाता है। रामलिंगन के पास 20 एकड़ जमीन है और तुलसी जैसा बहुत सा खतियार मजदूर उसके पास काम करते हैं। अच्छा, आप बताइए रामलिंगन के पास कितनी जमीन है? अच्छा, खेती के अलावा रामलिंगम क्या क्या करता है बताइए तो। अच्छा, सरकारी बैंक से कर्ज भी लेते हैं लोग, आपको यह भी पता होगा। अच्छा, आसपास के गांवों से वो धान खरीद लेते हैं रामलिंगम, और मिल का जो है व्यवसाय वो करते हैं। तो आगे देखिए, कल भारत में खेतिहर मजदूर और किसान, भारत में खेतिहर मजदूर की क्या स्थिति है? कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर है। खेतिहर मजदूर किसे कहते हैं? जो काम करते हैं। शेखर की तरह छोटे छोटे किसान हैं, और रामलिंगन की तरह बड़े बड़े किसान हैं। कितने तरह के लोग मिल जाते हैं, कोई खेती में जो है काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, और कोई बड़े किसान भी हैं। अच्छा, बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे परिवार कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन रहते हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर ऐसे छोटे किसान को लें तो जरूरत के हिसाब से बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं, और भारत में 80% किसानों की यही स्थिति है कि उसके पास बहुत ही कम खेत है। 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं। रामलिंगन जैसे बड़े किसान हैं, और ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। कई किसान अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे क्या करते हैं, दुकान चलाते हैं, सूद पर पैसा लगाते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं आदि। आप देखें, कलपट्टू गांव में होने वाली खेती के बारे में आपने आपकी कुछ समझ विकसित हुई होगी। अब देखते हैं कि कलपट्टू होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। अब इसमें दिया गया है कि जंगल की उपज पशुओं आदि पर भी निर्भर करते हैं। वहाँ के लोग जंगल जाते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ वहाँ से चुन के लाते हैं, काट के लाते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं, और गांव में खेती भी करते हैं। आइए, आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। अच्छा, क्या जैसे जंगल से क्या लाते हैं, तो महुआ बिनने के लिए तेंदू के पत्ता इकट्ठा करते हैं, और कुछ लोग शहद भी निकालते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार मधुमक्खी का पालन होता है, मछली का पालन होता है, आपने ये भी देखा होगा। तो कुछ लोग मछली पालन में भी लगे रहते हैं। कलपट्टू में इसी तरह जो है एक परिवार है पारी बेलन और अरुणा का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कि पहले तो दिया गया है कि नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। नागालैंड एक स्टेट है अपने देश में, आप जानते हैं। वहाँ एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। चिजामी में नागालैंड, ये कहाँ है तो नागालैंड में एक जिला है, फेक जिला, वहाँ है ये चिजामी। और गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। चखेसंग, अच्छा, वो सीढ़ी नुमा खेती होती है। पहाड़ ढालू होती है, चढ़ाव होता है, और वहाँ का सीढ़ी दर सीढ़ी वहाँ पे जो है ना, उसको थोड़ा सा ऊंचा मेर बना दिया, वहाँ तो हो गया। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे बना दिया, तो इतना सा जगह उसको मिल गया, उसमें पानी फंस गया, उसमें जो वो लोग खेती करते हैं। ढलाऊ जमीन पर छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसके बाद वहाँ खेती होता है। अब प्रत्येक सपाट के टुकड़े किनारे ऊपर और उठा देता है, इसमें पानी भर जाता है, और ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं,
लेकिन वो इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं और एक हिस्से पर घर पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब हम लोग अरुणा और परिवेलन के बारे में हम लोग देखेंगे। अरुणा और पारिवेलन की कहानी इसके बाद दी गई है। ये लोग का घर समुद्र किनारे है। जहाँ घर है वहाँ समुद्र के पास चारों ओर जाल और केटार मैरेन मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव होती है, उसे वो कहते हैं कैटा मरैन। पंक्तियां की तरह दिखाई देती है, लाइन से सब लगी हुई है। कैटामरैन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए फिर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है। अरुणा कहती है मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से मछली पकड़कर लौटे हैं, तो इसके कारण ये परेशान हो गई थी कि देर क्यों हो गया। ये हमारे कैटामरैन में इकट्ठे हो समुद्र में जाते हैं और फिर वहां से आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आज तूफान में फंस जाने की संभावना होती है, वही आज हो गया था। अच्छा, आज जो मछलियां उन्होंने पकड़ा तो उससे जो है फिर परिवार के लिए मछलियां उठाकर अलग रख दी और शेष मछलियां को नीलाम कर देती है। नीलाम मतलब बेच देना। अच्छा, 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूंकि जाल और कैटामरैन और उसका इंजन अरुणा का ही है तो वह इसी का हो जाता है। अरुणा ने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा जो कैटामरैन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल पाती है। मछलियां बेचने के क्रम में जो औरतें सब वहां आती है वो टोकरे भर भर की मछलियां ले जाती है और पास के शहर में बेचते हैं। कुछ लोग व्यापारी लोग भी आते हैं और ले जाते हैं। दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम ये कहती है कि मैं निपटा देती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। उसमें मछलियां बढ़ती है, मछलियां जन्म लेती है। इन महीनों में व्यापार कैसे उनका घर खर्च चलेगा, तो व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है और बाद में जिस कारण की मछलियां भी मजबूरी में उसी व्यापारी को बेचना पड़ता है। और वो 4 महीना खाली का जो 4 महीना होता है वो काटने के लिए बड़ा मुश्किल का समय होता है इन लोगों के लिए। अच्छा, पिछले साल सुनामी के कारण इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। सुनामी के बारे में आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो किसी से पूछिए और उसके बारे में लिखिए कि सुनामी क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे गांव में जो है शेखर था, उसको भी कर्ज देना पड़ रहा था। यहाँ पे अरुणा है, इसको भी कर्ज देना पड़ रहा है। सब दिन मजदूरी नहीं मिलता है जिस कारण इन लोग को कर्ज देना पड़ता है, काम ही नहीं मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, देखा, और तो वहीं कुछ लोग खेत तैयार करते हैं, रुपाई करते हैं, बुआई करते हैं, निराई करते हैं, कटाई करते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता है। आपने सुना होगा कि भारत की कृषि मानसूनी कृषि है, मानसून पर निर्भर करता है। वर्षा अगर नहीं होगी तो फिर उपज भी नहीं होगा। इस तरह यहाँ का जो है खेती जीवन ऋतु के इर्द गिर्द चलता है। जैसा ऋतु होगा उसका प्रभाव हम लोग के फसल उत्पादन पर पड़ता है। कटाई के समय लोग काफी अस्त व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन दूसरे समय फिर काम का बोझ कम हो जाता है क्योंकि काम ही नहीं मिलता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। एक ऐसा फसल सारा जगह नहीं उगाया जाता है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है और उसके अनुकूल फसल उपजाया जाता है। अच्छा, फिर अब जीवन की परिस्थितियां, लेकिन इसके बावजूद कई जगह अगर देखें तो जीवन की परिस्थितियां
समान होती है। वे भी गरीबी से लड़ रहे होते हैं, वे भी कर्ज में जीते हैं, वे भी मुसीबत का सामना करते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, या इस पर निर्भर करता है कि वो जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। कुछ किसान को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचना पड़ता है जिनसे कि वे उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, और उसके पास कुछ काम नहीं होता है तो फिर मुसीबत हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़े हैं, जिसके पास जमीनें अधिक है, या कुछ लोग अन्य काम धंधे पर भी फल फूल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर की स्थिति यही है कि छोटे किसान, खेती मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव का हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति वास्तव में बहुत ही दयनीय है। छोटे छोटे कर्ज से उसे जूझना पड़ता है, उसे रोजगार नहीं मिलता है, उसे साल भर। इसको मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। अब आप एक दो प्रश्न के यदि जवाब तैयार कर लें तो यह आपके लिए हितकर रहेगा। जैसे आपने देखा कि कलपट्टू गांव में लोग कृषक का काम करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन यहाँ यह भी देखे हम लोग कि वहाँ के गांव के लोग और अन्य काम भी करते हैं। तब आप बताइए कि अन्य काम में क्या क्या करते हैं हुए, इसकी सूची आप बनाइए। दूसरा एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि आपने देखा कि मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं अरुणा, और इंजन के लिए बैंक से उधार लेना पड़ता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बैंक से कर्ज लें तो आप क्या जवाब देंगे? और आप यह बताइए कि बहुत से लोग, शेखर जैसे किसान भी थे, जो कर्ज से मुक्ति के लिए कैसे उन लोगों को मदद मिलेगी, ये आप बताइए। इसके बाद आपने बहुत सी कहानियों के माध्यम से आपको पता चला कि कैसी कैसी स्थितियां होती है जीवन में, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों से है तो खुद वाकिफ होंगे। अब आप एक प्रश्न का और यदि तैयार कर लें कि ग्रामीण लोगों की दशा कैसे सुधारी जाए, कैसे सुधरे। जो स्थिति आप देखते हैं, आपको लगता है कि वो पिछड़ेपन के शिकार हैं, उनकी स्थिति में सुधार कैसे किया जाए, आपकी सोच क्या कहती है इस संदर्भ में, आप इसके बारे में लिखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके हितकर में होगा। ग्रामीण लोगों के व्यवसाय से आप रूबरू हो गए होंगे। धन्यवाद।